नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद यादव, अतिथि प्राध्यापक भूगोल विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर। आज हमारे अध्ययन का जो शीर्षक होगा वो होगा महासागरीय नेतल का उचावच, अर्थात ओशन बॉटम रिलीफ। और ओशन बॉटम रिलीफ के अंतर्गत हम जो मूल चैप्टर रखेंगे वो होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय मग्न तट, स्लोप अर्थात कॉन्टिनेंटल स्लोप, मग्न ढाल, और जो इंपॉर्टेंट खाइयां हैं, डिप्स, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइए बात करें ओशन बॉटम रिलीफ क्या होता है। उससे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे महासागरों का परिचय। तो महासागरों का परिचय मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन आप जब इस लेक्चर को सुने तो मैं फिर से जो पिछले क्लास में मैंने बात कही थी कि आपके सामने बिल्कुल विश्व का राजनीतिक मानचित्र हो, या तो आप अपने पास ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस रखें, जिसके माध्यम से जो स्थान इसमें बताए जाएंगे उसका आप जो है लोकेशन देखें, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम चर्चा करें महासागरों के परिचय का, तो आप देखेंगे कि पृथ्वी के 70.8% भाग पर जल का विस्तार है और 29.2% भाग पर स्थल का विस्तार है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थात उत्तरी गोलार्ध, वो महाद्वीपीय भाग है, अर्थात उसमें महाद्वीप का क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेगा। यदि साउथ का हेमिस्फीयर देखें तो साउथ वाले में आपको महासागर का इलाका जो है अधिकांश मिलेगा। इन दोनों को मैं क्लियर कर दूं तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें से जो लैंड का इलाका है वो 39.3% है, और जो नदर्न में वाटर का इलाका है अर्थात महासागर है वो 60.7% भाग पर फैला हुआ है। यदि हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सदर्न में वाटर 80.9% पे है और लैंड जो है 19.3% हिस्से पे। तो ये महासागरों का एक परिचय था। विश्व में आप देखेंगे कि 3 बड़े महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, और एक और महासागर है जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, वो आर्कटिक महासागर है। तो हम लोग इन महासागरों में आज देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन सी भू आकृतियां होती हैं, अर्थात टोपोग्राफी होते हैं। जिस प्रकार स्थल पर पर्वत, पठार, मैदान, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन एरिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार समुद्र के नीचे अर्थात समुद्र में सी लेवल के नीचे, हम इसको एग्जैक्ट भाषा में कहें तो सी लेवल के नीचे महासागरों में भी कई टोपोग्राफी अर्थात भू आकृतियां पाई जाती हैं, जिनका उल्लेख इस प्रकार है। जो पहली टोपोग्राफी होती है सी लेवल के नीचे वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दूसरी कॉन्टिनेंटल
स्लोप, और इसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज, इसके बाद एब्सियल प्लेन, और इसके बाद ओशियनिक राइड्स, तत्पश्चात सबमरीन्स, ट्रेंच एंड डिप्स, और सबमरीन्स कैन्यंस। ये इंपॉर्टेंट टोपोग्राफी है समुद्र का। तो हम लोग इन लोग का विस्तार से यदि अध्ययन करें तो पहला जो टोपोग्राफी है वो महाद्वीपीय मग्न तट अर्थात कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जैसे ही आप स्थल अर्थात महाद्वीप के स्थल खंड से सी लेवल से नीचे जाएंगे, वहां से लेकर इसकी गहराई अर्थात 150 से 200 मीटर तक होती है, जबकि इसका ढाल 1 अंश से 3 अंश होता है। इसका ढाल महाद्वीपीय ढाल की तुलना में कम होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ दुनिया का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट महासागरीय टोपोग्राफी है, क्योंकि विश्व के जितने भी आर्थिक कार्य किए जाते हैं वे कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के क्षेत्र में होते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूं तो विश्व का जो मत्स्य पालन के क्षेत्र है अर्थात मछली पालन के क्षेत्र हैं, वो आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलेगा। महासागर के कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही मछलियों का उत्पादन होता है, क्योंकि सूर्य का विकिरण आप जानते हैं कि 200 मीटर तक महासागर में जा सकता है और उसके नीचे नहीं जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि मछलियों को भी टेम्परेचर चाहिए, और ये एक बड़ा कारण है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मछली उत्पादन अधिक होते हैं। जैसे हम देखें प्रमुख क्षेत्र जॉर्ज बैंक, डोंगर बैंक, है ना, ये इलाके हैं जो मछली पालन के मुख्य क्षेत्र हैं। इसी प्रकार हम बात करें संसार का 1/4 पेट्रोलियम और गैस का उत्पादन जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से होता है। तो चाहे वह दुनिया का कोई भी देश का समुद्र तटवर्ती किनारा हो, वो आर्थिक रूप से जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भाग है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये विश्व के महासागरों में 8.6% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिसमें से अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक है 13.3%। वहीं पैसिफिक ओशियन में 5.7% आपको ये मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। नेक्स्ट हम आगे इससे चलेंगे नीचे तो आपको मिलेगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो गहराई होता है वो 200 से 2000 मीटर तक गहरी होती है। इसका औसत ढाल 2 अंश से 5 अंश तक होता है। संपूर्ण महासागरों में 8.5% भाग पर जो है महाद्वीपीय मग्न ढाल विस्तृत है। ये अटलांटिक महासागर में 12% और पैसिफिक ओशियन में 7% और हिंद ओशियन में 6.5% ये फैला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें महासागरीय मैदान की, तो कुल जो समुद्र का क्षेत्र है उस समुद्री क्षेत्र के 75.9% भाग पर एब्सियल प्लेन अर्थात महासागरीय नितल विस्तृत है। और यह महासागरीय नितल मूल रूप से आग्नेय शैल से बना हुआ है।
अर्थात जब ज्वालामुखी उद्गार महासागरों में होता है तो उससे निकले हुए चट्टानों से निर्मित ये जो है कि टोपोग्राफी है, इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। प्रशांत महासागर के 80.3% भाग पर महासागरीय मैदान है, जबकि हिंद महासागर में 80% भाग पर यह मैदानी भूमि मिलेगा। अटलांटिक महासागर के 54.9% भाग पर महासागरीय नितल का मैदान विस्तृत है। नेक्स्ट हम लोग देखें जलमग्न जो कटक हैं, महासागरीय कटक हैं। तो महासागरीय कटक आपको महासागरों के उन भागों में दिखाई पड़ेंगे जहां पर रचनात्मक प्लेट किनारा हो, अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे को छोड़कर विपरीत दिशा में जा रहे हो, क्योंकि सामने जब प्लेटें टकराती हो तो अभिसारी प्लेट किनारा होता है, तो दूर जाए तो अपसारी होगा और अपसारी में ही कटक का निर्माण होता है। जैसे कुछ कटकों का मैं उल्लेख करूं अटलांटिक महासागर से, तो अटलांटिक महासागर में दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण कटक है मध्य महासागरीय कटक, अर्थात मध्य अटलांटिक कटक, जिसमें डॉल्फिन का उभार है, चैलेंजर उभार है, और इसी में आपको छोटे कुछ कटक मिलेंगे जैसे बाल्बिस कटक है, अल्बाट्रास कटक है जो नॉर्थ अटलांटिक में है, बाल्बिस कटक साउथ अटलांटिक में आपको अफ्रीका के पश्चिम में मिलेगा। तो ये अटलांटिक महासागर में जो कटक हैं। इसी प्रकार हम लोग देखें हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पास में मेडागास्कर कटक है, और उसके पूर्व में जाए तो आपको सेंट पाल कटक मिलेगा, उसके पूर्व में जाएंगे तो आपको गॉसबर्ग करगुलेन का कटक मिलेगा। आप लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में आ जाइए, आपको चैगोस का कटक मिलेगा, और यमन और ओमान से नीचे चले जाएं तो आपको सोकोत्रा चैगोस का कटक मिलेगा। ये हिंद महासागर के इंपॉर्टेंट कटक हैं जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं। इसी प्रकार यदि हम लोग प्रशांत महासागर में चले तो प्रशांत महासागर में हवाईयन कटक है जो हवाई द्वीप के पास में है, एक इंपॉर्टेंट कटक है। इसी प्रकार आप चले जाइए पेरू चिली के तट पे, तो चिली पे आपको मिलेगा जुआन फर्डिनांड कटक, और इसी प्रकार उसके वेस्ट में जाएंगे तो अल्बाट्रास कटक। ये दोनों कटक साउथ पैसिफिक में है, साउथ वाले प्रशांत में। इसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग यदि टोपोग्राफी देखें तो महासागरीय खाइयां हैं। महासागरीय खाइयों का जो गहराई होता है वो 5500 मीटर से अधिक होता है। दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट खाई जो तीनों महासागरों में पाए जाते हैं उनका उल्लेख यदि करें तो हम पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की खाई का। तो प्रशांत महासागर में जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है और पूर्वी प्रशांत महासागर है, पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो आपको मिलेगा अभिसारी प्लेट किनारा मिलेगा। अभिसारी प्लेट किनारा में एक महाद्वीपीय जो साइबेरिया कहें, चाइना का जो स्थल भाग है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, साइबेरिया अर्थात पूर्वी साइबेरिया का जो ये एक प्लेट है, और इधर महासागरीय प्लेट है जो हम पश्चिमी प्रशांत कहें। तो महासागरीय प्लेट भारी है और महाद्वीपीय प्लेट हल्का है। महासागरीय प्लेट नीचे जा रहा है और उसके ऊपर महाद्वीपीय प्लेट आ रहा है। तो पश्चिमी जो प्रशांत है उसमें आपको प्रशांत में खाइयों की संख्या अधिक मिलेगी। इसका बड़ा कारण है अभिसारी प्लेट किनारा का होना। इसमें एग्जाम्पल आलुसियन खाई जो पूर्वी रूस के जस्ट आपको पूरब में मिलेगा। इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा कुरिल खाई जो है कि ये
कुरिल द्वीप है और वहीं पे ये कुरिल खाई है। कुरिल द्वीप रसिया के अंतर्गत आता है। फिर नीचे आप आएंगे तो जापान खाई आपको मिलेगा। उसके नीचे आएंगे तो रिक्यू खाई मिलेगा। रिक्यू आइलैंड भी है और वो जापान के अंडर में है। उसके नीचे आप आएंगे तो मिंडानाओ खाई मिलेगा, मिंडानाओ। और उसके नीचे आप आएंगे तो चैलेंजर। तो ये उन खाइयों का क्रम है। जब आप इसको मैप पे लोकेट करें तो बिल्कुल इस सिस्टम में लोकेट करें ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो जब एग्जाम में पूछा जाए। क्योंकि ये ईस्ट पैसिफिक में है, वेस्ट पैसिफिक में स्थित है, नॉर्थ में है, साउथ में है, ऐसा करके जब पूछेगा तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप इसको लोकेट करें। उसके नीचे हम लोग आए ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो ऑल्ड्रिच डीप है जो ऑस्ट्रेलिया, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया उसके पूरब में मिलेगा। टोंगा खाई है और एक कर्माडेक खाई है। ये आपको साउथ पैसिफिक में मिलेंगे। इसी प्रकार हम पूर्वी प्रशांत की बात करें तो पूर्वी प्रशांत में मध्य अमेरिका के पास में आपको ग्वाटेमाला की खाई मिलेगा। उसके नीचे चले आइए, पेरू की खाई मिलेगी आपको। और उसके नीचे आप आएंगे तो आपको चिली की खाई मिलेगी। अर्थात दुनिया की अधिकांश जो डिप्स हैं वो प्रशांत में मिलते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रशांत महासागर, जिसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अर्थात चारों ओर हम साइबेरिया से शुरू करें और वहां से चल करके यदि हम लोग चले जाएं अलास्का और अलास्का से होते हुए एकदम समुद्र के किनारे 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 चले जाएं चिली और वहां से लौट करके ऐसा जो है घूम करके आए तो फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ ब्राजील की तट अर्थात अर्जेंटीना के तटों पे। तो इस प्रकार आप पाएंगे तो जो गोल इलाका महाद्वीप महासागर प्रशांत का है उसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। विश्व की जो ज्वालामुखी और भूकंप के घटनाएं वो सबसे ज्यादा यही होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अटलांटिक महासागर के खाइयों की, तो अटलांटिक महासागर में जो नॉर्थ अटलांटिक है उसमें इंपॉर्टेंट खाई एक नेयर्स खाई है, उसे हम लोग नरेस खाई भी कहते हैं। उसके नीचे में आप आइएगा तो प्यूर्टो रिको की खाई मिलेगी और ये नॉर्थ अटलांटिक। और साउथ में आप आइए तो आपको सैंड बीच खाई मिलेगा जो बोबेट द्वीप के उत्तर में है। इनका जो गहराई है उसे आप चाहें तो नोट कर लेंगे, लेकिन इसमें पुस्तकों का सहारा लें, इसमें वो चीज बताई नहीं जा रही है। नेक्स्ट यदि हम लोग हिंद महासागर में खाई की बात करें तो हिंद महासागर में आपको खाई कम मिलेगा। एकमात्र जो जावा ट्रेंच है अर्थात सुंडा खाई वो यहाँ पे है। तो इस प्रकार हम लोग महासागरों की जो भू आकृतियां पाई जाती हैं उस पर प्रकाश डालने का कार्य किया है, इस पे चर्चा की गई है। तो इस टॉपिक को आप इस ऑडियो लेक्चर के थ्रू सुने, लेकिन अच्छी बात होगी कि आप अपने पास मानचित्र रखें और उस मानचित्र में इसे लोकेट करें, तब कहीं जाकर के आपको इसका फायदा मिलेगा। अन्यथा फिर बाद में आप इसे बिल्कुल भूलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी में जब तक आपको मानचित्र का ज्ञान नहीं होता है तब तक चीजें आपको उस एंगल में दिखाई नहीं पड़ती, आप उस एंगल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आप मानचित्र का उपयोग करें। नेक्स्ट डे हम लोग किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।